लोकसभा के चुनाव में अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। ये एंट्री कैसे हुई है उसका संदर्भ आपको समझाते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने कांग्रेस और पाकिस्तान को पार्टनर बताया। पीएम ने एक रैली के दौरान कांग्रेस और पाकिस्तान को पार्टनर कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मर रही है और पाकिस्तान वहां पर रो रहा है। देश के सामने पाकिस्तान और कांग्रेस की पार्टनरशिप अब एक्सपोज हो चुकी है। सबसे पहले पीएम का बयान आपको सुनाते हैं, उसके बाद इसका विश्लेषण भी करेंगे, मतलब इसकी व्याख्या भी समझेंगे। भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा यह है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। और चलिए इस खबर की व्याख्या भी करते हैं। गुजरात के आणंद में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार में पाकिस्तान का बड़ा हवा रहा करता था, बहुत हवा हुआ करता था जब सत्ता में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन अब आतंक का टायर पूरी तरीके से पंक्चर हो गया है। जो देश आतंकी एक्सपोर्ट किया करता था, अब आटे के इंपोर्ट के लिए वो भटक रहा है। मतलब वो पाकिस्तान को सीधे तौर पर निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ कनेक्शन जोड़ रहे हैं। जिसके हाथ में बम गोला था, उसके हाथ में आज भीख का कटोरा है, ये कहा पीएम मोदी ने। कांग्रेस की कमजोर सरकार आतंक के आकाओं को डोजियर दिया करती थी। मोदी सरकार ने डोजियर पर टाइम खराब नहीं किया। हम आतंकियों को घर में घुस कर मारते हैं, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पर पाकिस्तान रो रहा है। आगे पीएम मोदी ने कहा कि शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। पाकिस्तान में ऐसी कोशिशें चल रही हैं और ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि यहां पर शहजादे प्रधानमंत्री बन जाएं। पीएम मोदी ने कहा, हम तो जानते हैं कि कांग्रेस पाकिस्तान की मुरीद ही है। पाकिस्तान और कांग्रेस की पार्टनरशिप पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। तो कुल मिलाकर इन चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। पीएम मोदी के भाषण से साफ है कि अगले चरण के चुनाव में अब पाकिस्तान एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। 24 की 64 में बात अगली चाल की। आजमगढ़ के रण की बात करते हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए दिग्गजों ने नामांकन किया। बीजेपी से जहां पर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने पर्चा भरा, तो वहीं समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने भी अपना नामांकन कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 15 साल के भीतर धर्मेंद्र यादव की संपत्ति 33 गुना कैसे हो गई, जो उनकी तरफ से एफिडेविट में घोषित किया गया है। आजमगढ़ लोकसभा सीट से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ रहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की 15 सालों में संपत्ति 33 गुना बढ़ गई है। इस बात का खुलासा चुनाव आयोग को दिए गए एफिडेविट में उन्होंने किया है। इसी पर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दो 2009 के लोकसभा चुनाव में पहली बार बदायूं से लोकसभा चुनाव जीतने वाले धर्मेंद्र यादव ने 2009 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में अपनी संपत्ति 56,82,299 रुपए बताई थी। 2014 में दिए हलफनामे में धर्मेंद्र यादव की संपत्ति 2,49,87,715 रुपए हो गई। 2019 में दिए हलफनामे में संपत्ति 2 करोड़ से बढ़कर 12,97,81,705 रुपए हो गए। एसपी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की संपत्ति हर साल दोगुने की रफ्तार से बढ़ी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में दिए गए हलफनामे में संपत्ति बढ़कर 18,73,67,074 रुपए हो गई है। इसमें चल अचल संपत्ति के साथ बैंक में और इस वक्त 24 की 64 में बात करते हैं अगली चाल की। ये चाल चली गई है बीएसपी की तरफ से। चाल क्या है, मतलब खबर का संदर्भ क्या है, पहले आपको वो समझाते हैं। लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने आजमगढ़ सीट पर तीसरी बार अपना प्रत्याशी बदल दिया है। पार्टी ने अब सबीहा अंसारी के स्थान पर उनके पति मसूद अंसारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस सीट के लिए पार्टी ने सबसे पहले मऊ के रहने वाले भीम राजभर को अपना प्रत्याशी बनाया था। इसके बाद पार्टी ने भीम राजभर को सलेमपुर सीट से प्रत्याशी बनाया और उनके स्थान पर सबीहा अंसारी को आजमगढ़ से चुनावी मैदान में उतार दिया। अभी उनका नामांकन होता उससे पहले ही पार्टी ने एक बार फिर से बदलाव किया, मतलब एक बार फिर से चाल चली और सबीहा के स्थान पर उनके पति मसूद अहमद को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। 20 दिनों में तीसरी बार बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदला है आजमगढ़ सीट पर। बीजेपी के क्या विपक्ष ये समझ नहीं पा रहा है कि बीजेपी के सामने कौन कौन से प्रत्याशी उतारे जाएं और क्या इसी क्रम में आजमगढ़ सीट पर बीएसपी ने तीसरी बार अपना प्रत्याशी बदला।
बहुत गौरवान्वित है। टिकट दिया नहीं है, सभी अंसारी है, नसीब हमको किया, हमारा नाम कर दिया। सभी अंसारी है, हमारी पत्नी है। आप राजनीतिक करियर में कब से जुड़े हैं? काफ़ी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। हम नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी जब यूपी में हुआ करती थी तब से हम राजनीति कर रहे हैं। आप कांग्रेस में भी थे और बसपा ने टिकट दिया, कैसे लड़ेंगे? बस लड़ेंगे। कांग्रेस ने क्या आपको निष्कासित कर दिया है अभी? हमारी पत्नी जी को निष्कासित किया था तो मन चुप था। किस पदवी पे थे कांग्रेस पे? पीसीसी थी। अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? भाजपा से। कि बसपा सुप्रीमो मायावती का आजमगढ़ में कभी खासा दबदबा हुआ करता था, लेकिन एक के बाद एक नेताओं के बसपा छोड़ने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती आजमगढ़ में पूरी तरीके से बैकफुट पर चली गई थी। और कहा जा रहा था कि आजमगढ़ जिले में शाह आलम गुड्डू जमाली के बसपा छोड़ने के बाद उन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहा, जिसके बाद उन्होंने भीम राजभर पर अपना दांव खेला था, लेकिन वो भी आजमगढ़ में अपने गुड़ागणित को सेट नहीं कर सके, जिसके बाद एक बार फिर से उन्होंने मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर समाजवादी पार्टी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि बसपा प्रत्याशी आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का समीकरण कितना उलटफेर करने में कामयाब होते हैं और बसपा सुप्रीमो मायावती को क्या एक बार फिर से बसपा प्रत्याशी खड़े कर पाते हैं। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18 आजमगढ़। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, बने हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़